सर देखिए देखिए स्टार्ट करिए। तो सर लास्ट क्लास तक हमारा क्या हुआ था, इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट अपने लोग स्टार्ट किए थे। कॉन्ट्रैक्ट का अपने लोग ने पूरे डेफिनेशन पढ़े, स्ट्रक्चर पढ़ा। तो सबसे पहले क्या होता है, ऑफर। ऑफर के साथ क्या ऐड होता है, एक्सेप्टेंस क्या बनता है इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ क्या आता है सर, कंसिडरेशन क्या इक्वल टू थी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के साथ फिर लीगल ऑब्लिगेशन इक्वल टू व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा अपने ने। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अपने ने पढ़ा था। उसमें अपने ने ये समझा था कि सर डिफरेंट टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, नंबर 1 में ऑफर था, नंबर 2 में हमारा एक्सेप्टेंस था। राइट, तो ऑफर के लिए सर अपने ने लास्ट क्लास में रीड किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर होता है। राइट, जनरल ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, क्रॉस ऑफर क्या होता है, नहीं होता, वो पढ़े थे। इसके अलावा लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर क्या था, वो अपने लोग रीड किए थे। जितना भी क्लासेस मिस हुआ ना, सब आपका बैकअप में मिल जाएगा। वहां पर टाइम मिलते रहेगा, आराम से देखते रहना, उसको देखना। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो फिर पूछना अपने से, ठीक है। फिर लास्ट क्लास में अपने ने सर क्या रीड किया था बताइए, एक्सेप्टेंस। क्या हुआ था, एक्सेप्टेंस। नाउ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट में सर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इस चीज को ऐसा समझिए, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करने का एक लिमिट, उस लिमिट के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं आपको आईएएस बनना है, आपको डब्ल्यूबीसीएस बनना है, तो उसका एग्जाम पास करना पड़ता है। रिमेंबर, एग्जाम पास करेंगे तब जाके बनते हैं। लेकिन वो डब्ल्यूबीसीएस आईएएस के लिए एक क्राइटेरिया है। रिमेंबर क्या क्राइटेरिया बताइए, ग्रेजुएशन। कौन सा क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन पास है, अगर आप ग्रेजुएशन पास है, ठीक है, तब जाके आप आईएएस आईपीएस वगैरह का एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। रिमेंबर, तो उसको बोलते हैं कैपेसिटी टू इंटर, टू गिव एग्जाम टू आईएएस और डब्ल्यूबीसीएस एग्जामिनेशन। राइट, तो कैपेसिटी वहां पर क्या चाहिए, ग्रेजुएशन। एक लिमिट चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। राइट, तभी आप वहां अपेयर हो सकते हैं। सेम यहां पर भी समझिए कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी सेम होता है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का क्षमता क्या है, सलाहियत क्या है, इस लेवल में पहुंच जाएंगे तब जाके आप कॉन्ट्रैक्ट में क्या करोगे, इंटर करोगे। क्लियर है, इसको अपने लोग सर बोलते हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल, याद रखिएगा, सबसे पहला जो वर्ड मिलेगा माइनर। क्या मिलेगा, 18 साल से आपका कम होना चाहिए। 18 साल से कम के लिए माइनर बोलते हैं। 18 साल से कम वाला यहाँ एलिजिबल नहीं है। तो बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो ऐड है वो क्या है सर, मेजर है, दैट इज मोर देन 18 ईयर्स। तो यहां पर अपने लोग ने ये समझना है कि दिस आर दी टाइप, ठीक है, 3 कंडीशन में मेरा कॉन्ट्रैक्ट इंटर नहीं कर सकता है। तो यहां पर मोस्ट जो हेडिंग, आप हेडिंग में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, पार्टी इंटर अनएबल टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब पार्टी मेरा कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता। तो सबसे पहले क्या है, माइनर। क्या है सर, माइनर, एग्जैक्टली। फिर दूसरा है सर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कौन सा माइंड, अनसाउंड माइंड। पहले माइनर में अपने लोग आते हैं, जैसे एक नाम पढ़ना है। अनसाउंड माइंड का मतलब जिसका दिमाग ढीला है, पागल है। तो अपने लोग पागल का भी मीनिंग में जाएंगे सर। लॉ पागल किसको बोलता है, किसको अनसाउंड माइंड बोलता है, क्लियर है। और फिर नेक्स्ट में सर पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। कानून कहीं कोर्ट वगैरह का कोई मामला वाला चला, पर्सन डिसक्वालिफाइड हो गया, लॉ के तहत डिसक्वालिफाइड है कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो 3 कंडीशन में याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग इंटर नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला बात है सर माइनर। क्या है, माइनर। नाउ माइनर में चीज समझिएगा, माइनर में अपने लोग रीड करेंगे बिकॉज ये चैप्टर हमारा जो मेन वो माइनर का है। माइनर का मतलब क्या हो, जैसे आप लोग माइनर है, यहाँ पे कोई 18 साल से कम, सब मेजर हो गया। नाउ यू हैव द राइट टू टेक डिसीजन ऑन योर ओन। बात समझ रहे हैं, आप लोग का ओन डिसीजन है। आपका पेरेंट्स आपका डिसीजन के अगेंस्ट में रो नहीं सकते। मैं रिवॉल्व करने नहीं बोल रहा हूँ, अब जो होगा हम देखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन आपका डिसीजन अब मैटर करता है। नाउ यू आर अ मैन वुमेन इन द आई ऑफ लॉ। 18 साल हो गया, अब नाउ यू हैव द एफिशिएंसी और कैलिबर पोटेंशियल, जो बोले कैपेबिलिटी टू टेक योर डिसीजन ऑन योर ओन। क्लियर है, तो यहां पर मेजर हो गया। क्या होगा सर, मेजर।
क्लियर हो गया? तो माइनर का यहाँ पे मतलब याद रखिएगा, माइनर का मतलब जिसका लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज है उसको माइनर बोलते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है जहां पे माइनर का एज 21 ईयर्स होता है। ठीक है, वो क्या है चीज समझिएगा। अगर कोई चिल्ड्रेन है, कोई बच्चा है जिसका गार्जियन, जिसका पेरेंट्स का डेथ हो गया, बोथ पेरेंट्स आर डेड नाउ, और वो अंडर अ प्रोटेक्शन ऑफ एनी गार्जियनशिप में, नहीं समझे, जिसका पेरेंट डेथ हो गया है और वो किसी गार्जियन के अंदर में, चाचा मामा वगैरह जो भी है, या कोई आउटसाइडर है, बहुत सारा फॉस्टर होम वगैरह भी पता है आपको, यहाँ पर जिसको फॉस्टर पेरेंट बोलते हैं, मतलब दे आर नॉट देयर बायोलॉजिकल पेरेंट, अडॉप्टेड पेरेंट होते हैं तो फॉस्टर पेरेंट बोलते हैं, फॉस्टर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे के लिए जो एज है मेच्योरिटी का वो क्या है, 21 ईयर्स। इसके अलावा कोई चिल्ड्रेन अगर जुवेनाइल एक्ट के तहत में, जुवेनाइल एक्ट के तहत में कोई जेल वगैरह पे है, जेल नहीं बोल सकते, जुवेनाइल आप वहां पर बोल सकते हैं, हाउस वगैरह है जहां पर उन लोगों का स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, स्पेशल केयर किया जाता है, स्टूडेंट बच्चे हैं, कुछ गुनाह कर दिए, गलती कर दी है, तो लोग जुवेनाइल एक्ट वगैरह में देखते हैं, रिसेंटली बहुत सारा न्यूज आता है, बच्चे लोग भी क्रिमिनल केसेस वगैरह के अगेंस्ट में, बच्चे जो कि 18 साल से कम है उन लोग भी क्रिमिनल केसेस में जाते हैं, तो उन लोगों को क्रिमिनल नहीं बोल के उन लोग को जुवेनाइल बोलते हैं। ठीक है, दे आर गॉन इनटू जुवेनाइल एक्ट, लोग जुवेनाइल एक्ट में जाते हैं और उन लोग का जो रहता है ना जेल वगैरह वो अलग रहता है, वो जुवेनाइल डिवीजन पे रहते हैं, तो वहां पर खाना पीना वगैरह ये सब उन लोग का, पढ़ाई लिखाई वगैरह सब कुछ टेक केयर होता है वहां पे, ये गवर्नमेंट करती है। क्लियर है? अब आप, कोई बंदा ऐसा है तो खुराफाती दिमाग मत लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एज क्या है सर, एज ऑफ मेच्योरिटी 21 ईयर से, क्या है बताइए? तो याद रखिएगा, नॉर्मल नॉर्मल हम जैसे बच्चों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो नॉर्मल, उन लोगों के लिए एज क्या है, 18 साल। लेकिन दो केस याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा जिसका पेरेंट डाइट हो गया और वो अंडर अ गार्जियनशिप में, गार्जियन पे है, तो उसके लिए एज 21 ईयर्स है। इसके अलावा अगर कोई जुवेनाइल एक्ट वगैरह के तहत में कोई अलग पर्टिकुलर हाउस वगैरह में रह रहा है, एक रिस्ट्रिक्शन है, बाहर जा नहीं सकते, नहीं कर सकते, ऐसा जेल में रहता है वैसा ही है, तो उसके तहत में अगर ऐसा कोई हाउस वगैरह में रह रहा है तो उसके लिए भी कितना है, 21 ईयर्स। क्लियर है? अदरवाइज सबके लिए एज क्या है सर, 18 ईयर्स। क्लियर हो गया? तो अगर आप माइनर हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकते हैं, अगर आप माइनर नहीं है, मेजर है, तब कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। इसलिए हमारा मैरिज जो है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, रिमेंबर, उसका मिनिमम एज क्या रखा गया, 18 साल। क्लियर है? तो माइनर है तो आपका मैरिज सर ऑलरेडी इनवैलिड है, वो वैलिड हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो ये चीज है। अब अपने लोग, आप यहाँ पर रीड कर लो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पढ़ो। एवरी पर्सन इज competent टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजोरिटी, अंडरलाइन करेंगे, एज ऑफ मेजोरिटी, अकॉर्डिंग टू लॉ विच इज सब्जेक्ट, हु इज ऑफ साउंड माइंड, जो साउंड माइंड रहेगा और जो डिसक्वालिफाइड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट से। तो कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है अगर वो मेजर है, दूसरा अगर वो साउंड पर्सन है, और तीसरा किसी और लॉ में डिसक्वालिफाइड नहीं किया है। इसका मतलब कौन लोग हैं जो मेरा लॉ में जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता है, वो जो 18 साल से कम है, जो माइनर है, वो जो अनसाउंड पर्सन है, जो साउंड पर्सन नहीं है, अनसाउंड है, और थर्ड में जो डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। क्लियर है? नाउ सर नेक्स्ट में आते हैं माइनर पे। एज ऑफ मेच्योरिटी क्या है सर, सेक्शन 3 इंडियन मेच्योरिटी एक्ट डिफाइन करता है कितना एज होना चाहिए, 18 ईयर्स है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो 18 साल एज हो जाने के बाद से ये है, लेकिन कुछ कुछ केस में देखिए एक्सेप्शंस में, एक्सेप्शंस में कितना एज है, 21 ईयर्स। याद रहेगा क्या क्या है बताइए? देयर आर गार्जियनशिप ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, अंडरलाइन कर लेंगे, गार्जियनशिप ऑफ माइनर्स या फिर माइनर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके लिए एज कितना है सर, 21 ईयर्स। इसके अलावा माइनर्स प्रॉपर्टी हैज बीन पास अंडर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ कोर्ट, जो भी उसका प्रॉपर्टी वगैरह माइनर है वो किसके अंडर पे है सर, कोर्ट के अंदर पे। समझ रहे हैं? कोर्ट के अंदर का मतलब कोर्ट उसका प्रोटेक्शन कर रहा है, कोर्ट उसका देखभाल कर रहा है, तो उस केस के लिए भी कितना होगा सर, 21 ईयर्स है। अदरवाइज सबके लिए एज क्या है सर, 18 ईयर्स। क्लियर हो गया? नाउ अब यहां पर मेन पॉइंट को समझिएगा, पोजीशंस ऑफ एग्रीमेंट विद माइनर। अगर आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट इंटर करें, सब कुछ सही कर लिए, सब कुछ सही है, लेकिन अगर वो माइनर निकल गया, बच्चा निकल गया, तो क्या होगा, void ab initio। रिमेंबर void ab initio? void ab initio का मतलब क्या होता है, void from the beginning, मतलब वो स्टार्टिंग से ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट void है, वो कभी भी इनफोर्सेबल नहीं होगा। मतलब आप कोई माइनर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, उसको 10,000 रुपया दे दिए, है ना, उसके साथ मेरा टीवी वगैरह खरीदे, वो बोला कि भैया बाद में पैसा दे देंगे,
ठीक है, और वो बेटा माइनर निकल गया, क्या निकल गया, आप लीगली उससे पैसा रिकवर नहीं कर सकते। तो अब आप लोग बड़े हो गए, अब ये सब बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 18 साल से कम में अगर किसी का पैसा लेके बैठ जाते, बात समझ गए, दैट्स कॉल्ड माइनर का बेनिफिशियल यहाँ। बट हाँ, ऐसा नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ वही ग्रांटेड है, नहीं ऐसा नहीं, आपका प्रॉपर्टी लायबल हो जाएगा। क्या लायबल होगा, आपके जो पेरेंट्स होंगे ना, दे आर लायबल, उन लोगों को देना पड़ेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपको बताता हूँ, आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर जी हमारे फेमस क्रिकेटर है, वो 16 इयर्स ऑफ एज में नेशनल टीम में सिलेक्ट होके फर्स्ट जो मैच था वो खेले थे, है ना, 16 इयर्स ऑफ एज। तो एट दैट टाइम ही वाज माइनर, वो मेरा माइनर थे। लेकिन फिर भी वो कैसे कर सकते हैं सर, ये जो होता है ना, ये बीसीसीआई के साथ कॉन्टैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं सैलरी बेसिस में, कोई भी बेसिस में ना, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या, और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सचिन तेंदुलकर का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके साथ में, बीसीसीआई टीम के साथ में, एज अ इंडियन प्लेयर, एज अ नेशनल प्लेयर, राइट, उसके लिए खेलेगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर का सर उस वक्त माइनर था वो, लेकिन फिर भी तो खेला कि नहीं खेला, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, तो फिर कैसे हो गया। तो याद रखिएगा, अगर माइनर का बेनिफिशियल है, माइनर का बेनिफिट का बारे में बात हो रहा है, तो माइनर कैन नॉट इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट his parents can enter into a contract on behalf of the minor for benefit, for minor's benefit। माइनर का बेनिफिट के लिए उसके बिहाफ में उसके पेरेंट्स क्या हो सकते हैं, इंटर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, टू गेट द बेनिफिट टू दी माइनर। क्लियर है। अब जैसे 18 साल हुआ ना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्वैश कर दिया गया, हटा दिया गया, और फिर नया एग्रीमेंट हो गया किसके साथ, सचिन तेंदुलकर के साथ, बीसीसीआई के साथ हो गया। बिकॉज नाउ वो 18 साल का हो गया, वो अपना खुद का इंटर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्लियर है। तो याद रखिएगा, माइनर कैन नॉट इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट हिज पेरेंट्स कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर फॉर द बेनिफिट पर्पस। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा चीज याद रखना है कि सर माइनर लायबल नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि माइनर ने कुछ फ्रॉड किया, कोई चोरी कर लिया, ठीक है, तो माइनर लायबल नहीं होगा। लेकिन माइनर का अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी लायबल हो जाएगा ओनली फॉर नेसेसिटीज। मान लीजिए कोई माइनर का डेथ हो गया, मतलब उसके पेरेंट्स का डेथ हो गया, अब वो गार्जियनशिप में, आप उसका देखभाल कर रहे हैं, राइट, लेकिन माइनर का प्रॉपर्टी अच्छा खासा है। क्या है सर, प्रॉपर्टी अच्छा खासा है, तो आप उसका जो देखभाल करोगे तो खर्च तो आप करोगे ना, पैसा आप दोगे। तो आप जो पैसा दे रहे हैं तो माइनर से रिकवर कर सकते हैं क्या, नहीं, नहीं कर सकते। रिकवर कब कर सकते हैं, जब वो 18 साल का हो जाएगा तब। लेकिन अगर माइनर का प्रॉपर्टी है तो माइनर का प्रॉपर्टी लायबल हो सकता है ओनली फॉर नेसेसिटीज। क्या चीज के लिए, उसका एजुकेशन, उसका खाना पीना वगैरह, ये सारा जो खर्च का नेसेसिटीज के लिए। तो माइनर का अगर प्रॉपर्टी है तो उससे पैसा लेके आप उसके पीछे में खर्च कर सकते हैं। क्लियर है। माइनर खुद लायबल नहीं होगा, लेकिन उसका प्रॉपर्टी लायबल हो जाएगा। बट किसके लिए, हर एक चीज के लिए। माइनर को कुछ एक, मतलब कि बंगला खरीदना, गाड़ी खरीदना है, तुम दे देगा, नहीं। नेसेसिटीज के लिए, नेसेसिटीज का मतलब क्या है, जो जरूरी चीजें रहेगा उसके लिए अपने लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिएगा, यहाँ पर एक लिखा हुआ, मिस्टर डी माइनर था, राइट, मॉर्गेज कर दिया अपना हाउस 20,000 का टू मनी लेंडर। बोला भाई ये घर तुम रख लो, मेरे को लाख रुपए दे दो। और वो मनी लेंडर हाउस का चक्कर में बेटा उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, और 20,000 रुपये उसको दे दिया। क्या दे दिया, 20,000 रुपये दे दिया। नाउ लेंडर पेड हिम अ सम ऑफ रुपीज 8,000, 8,000 रुपये उसको दे दिया। सब्सिक्वेंटली द माइनर शुड फॉर सेटिंग असाइड द मॉर्गेज। नहीं समझे, पैसा उसे ले लिया, प्रॉपर्टी का लेके कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट सब कर दिया, बाद में माइनर उल्टा केस कर दिया कि भैया ये मॉर्गेज नहीं दिया, हटा दो इसको। नहीं समझा, क्या किया माइनर, बदमाशीगिरी किया। अगला से बोला कि लो मेरा घर तुम अपना गिरवी रख लो, मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, उससे पैसा ले लिया, और फिर बाद में खुद ही क्लेम कर रहा है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। उसको कोई पढ़ा दिया होगा कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बेटा पढ़ा दिया होगा, अच्छा से समझ गया होगा अपना राइट को, समझ गए। तो अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, क्या 1 लाख रुपए उसको वापस मिलेगा, क्या वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होगा, वो वैलिड नहीं होगा। क्यों, हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड, Mr. D was minor, therefore he is not liable to pay anything to the lender.
तो मिस्टर जो लेंडर है, जो माइनर है, वो लायबल नहीं है उसको पैसा देने का। समझ में आया? सोचते होंगे काश पहले पता चलता तो कुछ कर पाते। नेक्स्ट में देखिए, अ माइनर हैज रिसीव एनी बेनिफिट अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन नॉट आस्क टू रिटर्न दी। तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर बेनिफिट मिल गया तो रिटर्न नहीं करेगा। माइनर कैन बी अ पार्टनर, नो, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, बट माइनर कैन बी अ बेनिफिशियल पार्टनर। नहीं समझे? काम नहीं करेगा। बेनिफिशियल पार्टनर का मतलब क्या हो गया? पार्टनर का मतलब प्रॉफिट लॉस दोनों में लेना, लेकिन माइनर सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा, लॉस में, लॉस में नहीं लेंगे भैया, लेकिन प्रॉफिट होगा तो मेरा है। तो माइनर कैन बी अ शेयर होल्डर, यस, माइनर कैन बी अ शेयर होल्डर बट ओनली फॉर दी प्रॉफिट, प्रॉफिट में आ सकता है। तो माइनर कैन बी अ पार्टनर, यस, कैन बी अ पार्टनर बट ओनली फॉर दी प्रॉफिट, लॉस में हिस्सा नहीं लेगा। A minor has received any benefit under a void contract, he cannot ask to return the same, right? Fraudulent representation by a minor, मतलब माइनर फ्रॉड किया है, माइनर फ्रॉड किया है, तब भी क्या बोला? नो डिफरेंस इन द स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट रिमेन्स स्टिल वॉइड। सबसे बड़ा पॉइंट है ये, समझिए। बच्चा, गवर्नमेंट क्या बोलेगा? बच्चा है यार, 18 साल से कम है, बच्चा है, नादानी कर दिया तुम्हारा साथ, फ्रॉड थोड़ी ना किया है यार वो, हाँ? बच्चे है, नादानी किया है, अब तुम उसको फ्रॉड बोल रहे हो, जेल में भी जा देंगे क्या? ठीक है। अ माइनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ही एडमिटेड, अंडरलाइन करिए, बेनिफिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। किस लिए? बेनिफिट के लिए, मतलब वहां ब्रैकेट में ले सकते हैं, नो लॉस बियरिंग, कोई लॉस में बियर नहीं करेगा। सिर्फ किस में बियर करेगा बताइए? बेनिफिट में बियर करेगा, वो लॉस में बियर नहीं करेगा। आप समझ रहे कितना फायदा था माइनर का? कंपनी में उसी टाइम इन्वेस्ट करना कंपनी थोड़ी ना लेगा सर, है। नहीं लेगा, पैन कार्ड तो चाहिए, ले लेगा। पैन कार्ड से तो डेट पता चलेगा ना। कॉन्ट्रैक्ट इंटर इनटू अ बाय माइनर आर वॉइड एप इन इश्यू एंड नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी इन्फोर्स फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट। माइनर्स पेरेंट, देखिए पढ़िए, माइनर्स पेरेंट गार्जियन आर नॉट लायबल टू माइनर्स क्रिएटर फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय दी। माइनर चोरी कर लिया, बेईमानी कर लिया, आप कहां जाइएगा? माँ आपके पास, भगा देगा यहाँ से, जाओ जो किया उसे समझो। हाँ भी सही है। समझ गए? तो माइनर का पेरेंट्स भी लायबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर जो प्रॉपर्टी अगर लिया, मान लीजिए कोई टीवी लेके चले आया, तो वो प्रॉपर्टी आप लेके जा सकते हो, अगर प्रॉपर्टी उसके हेल्ड पे, तो प्रॉपर्टी लेके जा सकते हो, वो रिपोजेस दोबारा कर सकते हो, लेकिन उसको पैसा देने के लिए नहीं बोल सकते। अ माइनर कैन एक्ट एज एन एजेंट बट नॉट पर्सनली लायबल, एजेंट के तौर पे काम कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन पर्सनली लायबल नहीं हो सकता। बट ही कैन नॉट बी अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं होगा, ये अपने लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल और ऑफ एजेंट का। अ माइनर कैन नॉट बिकम शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एक्सेप्ट व्हेन शेयर्स आर फुल्ली पेड। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 10 वाला। हाँ, ये ऊपर जाएगा, फुल्ली पेड एंड ट्रांसफर बाय शेयर्स। अ माइनर कैन नॉट एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, माइनर क्या होगा सर बताइए? इंसॉल्वेंट नहीं होगा। अ माइनर कैन नॉट एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट वो मेरा नहीं होगा कभी। ठीक है। नेक्स्ट में ये फिर क्या लिखा है? कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप सर्विस और एजुकेशन। अ माइनर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, मतलब हेल्प, सपोर्ट, ट्रेनिंग वगैरह, ये सारा ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए, इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, ये सब के लिए कर सकता है। अभी आप देखते होंगे बहुत सारा टीवी वगैरह पे ये सब है ना, चाइल्ड आर्टिस्ट का है ना, कुछ कुछ ऐसा माँ बाप लोग बच्चा पैदा कर देता है जो कि बचपन से ही माँ बाप को संभाल लेता है ना, है कि नहीं है जी? जो टेलीविजन में एक हम देख रहे थे, एक आपका कॉमेडी शो देख रहे थे, उसमें एक बच्चा आता है ना, टेनिया सा, हाँ। हाइट बहुत कम, देखे होंगे शायद, ये लाफ्टर वगैरह चैनल में काफी फेमस है। और क्या मिमिक्री और क्या एक्टिंग करता है बॉस, मतलब ऐसा एक्टिंग और ऐसा मिमिक्री, हाँ हाँ, सौला ऐसा थोड़ा बहुत ये फुला हुआ है, और ऐसा एक्टिंग करता है ना, वो पूरा हिला देगा, बड़ा बड़ा को पीछे छोड़ देगा। तो आपको क्या लगता है? बहुत आपको जल्दी क्या लगता है बेइज्जती उसको कर पैसा देते नहीं हैं। मिलता है क्या? दे आर गेटिंग वेल पेड सर,
वो इस उम्र में 10 से 11 साल 12 साल की उम्र में अपना घर चला रहा है, अपना फैमिली लोग को अडॉप्ट कर लेगा इतना पैसा से। समझ में आ रहा है? तो उसका बेनिफिट है, उसका ग्रो हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो वो इंटर नहीं कर सकता कॉन्टैक्ट। उसके बिहाफ में कौन इंटर किया होगा? उसका पेरेंट्स इंटर किया होगा कॉन्टैक्ट। क्लियर है? तो नेक्स्ट में सर, गारंटी फॉर एंड बाय अ माइनर। तो माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर गारंटी इन फेवर ऑफ अ माइनर इज वैलिड। तो जो हेडिंग है ना सर, वही वाली आपको पढ़ के समझना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इस तरह से देता है। नेक्स्ट में सर क्या लिखा हुआ? माइनर एज अ ट्रेड यूनियन मेंबर। क्या है माइनर एज अ ट्रेड यूनियन मेंबर? तो माइनर क्या लिखा सर? अ पर्सन हु हैज अटेन्ड एज ऑफ 15 इयर्स। अगर 15 साल से ज्यादा हो गया तो ट्रेड यूनियन का वो मेरा मेंबर बन सकता है। ठीक है? नेक्स्ट में सर आइए एक्सेप्शंस में, नीचे में देखिए क्या लिखा हुआ? कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर। तो माइनर का बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं सर? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? और कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्ट बाई गार्जियन। कॉन्ट्रैक्ट बाई गार्जियन, गार्जियन कर सकता है सर। फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर, किसका बेनिफिट के लिए? माइनर का बेनिफिट के लिए गार्जियन कर सकता है। नेक्स्ट में कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। ठीक है? अब माइनर का सपोज पेरेंट्स मेरा नहीं है, राइट, गार्जियन है, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसका नेसेसरीज के लिए। किसके लिए? नेसेसरीज के लिए। नीचे में ये वाला पढ़िए क्या लिखा हुआ है? हाउएवर द थिंग्स लाइक इयरिंग्स, अर्निंग्स ऑफ फॉर अ मेल, spectacles for a blind person or wild animal cannot be considered as necessaries. इन शॉर्ट में नेसेसरीज का मतलब क्या है? नेसेसरीज का मतलब आप समझिए फूड, क्लोथ, बेड, शेल्टर, शूज, मेडिसिन, एजुकेशन। समझ रहे हैं? एजुकेशन हो गया, ठीक है, मोरल रिलीजियस वगैरह हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, मैरिज एक्सपेंसेस वगैरह है, मतलब ये सारा चीज जो कि नेसेसिटीज में आती है, वो सारा के लिए उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। लेकिन अदर देन नेसेसिटीज के लिए अपने लोग कांटेक्ट नहीं करेंगे। लायबिलिटी फॉर टॉर्ट, अ माइनर इज लायबल फॉर अ टॉर्ट। ठीक है, सिविल रॉन्ग कमिटेड बाय हिम। ये क्या हो गया? टॉर्ट का मतलब सर रॉन्ग डूइंग। सिविल लायबिलिटी, कौन सा लायबिलिटी? सिविल लायबिलिटी। आप पढ़िए यहां पर क्या लिखा? 14 ईयर ओल्ड बॉय ड्राइव्स अ कार केयरलेसली एंड इंजोर्स बी। ठीक है, कानून का उल्लंघन कर दिया सर, तोड़ दिया, जिसको क्रिमिनल ऑफेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिमिनल ऑफेंस। टॉर्ट बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। तो अगर क्रिमिनल ऑफेंस माइनर कर रहा है तब वो पनिशेबल हो। ठीक है, आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है? 14 ईयर ओल्ड बॉय सर कार ड्राइव कर रहा है केयरलेसली और बी को इंजोर्ड कर दिया, उड़ा दिया। ही इज लायबल फॉर द एक्सीडेंट, वो लायबल हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, पैसा का चलो रहा, सिविल केस रहा, नहीं रहा तो ठीक है, छूट दे देंगे, बच्चा है कोई बात नहीं। बेटा बच्चे यार, तुम उड़ा के किसी को निकल जाएगा, फिर बोले नहीं बच्चा है माफ कर दीजिए, ऐसा थोड़ी ना होता भाई साहब। जान ले लीजिएगा फिर बोलिएगा बच्चा है। अभी का टाइम बच्चे लोग ज्यादा बदमाश है। क्लियर हो गया? तो माइनर में अपने लोग क्या याद किए बताइए? माइनर में क्या समझ में आया? सबसे पहला बात तो माइनर अगर रहेगा तो कॉन्टैक्ट में इंटर नहीं कर सकता। कॉन्टैक्ट में इंटर करने के लिए मेजर बनना पड़ेगा। माइनर इंटर कर सकता है लेकिन कौन इंटर करेगा? उसके बिहाफ में उसका पेरेंट्स कर सकता है। क्लियर है? और माइनर इंटर कर सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बट ओनली फॉर द बेनिफिट। किसके लिए? बेनिफिट के लिए, बेनिफिशियरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? बन सकता है बट ओनली फॉर दी प्रॉफिट, लॉस के लिए नहीं होगा। माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? बन सकता है ओनली फॉर दी प्रॉफिट। क्लियर है? माइनर डायरेक्टर बन सकता है? माइनर का पर्सनली लायबल होगा? माइनर का प्रॉपर्टी लायबल हो सकता है? यस। माइनर का पेरेंट लायबल होगा क्या? फॉर द रॉन्ग डूइंग कमिटेड बाय द माइनर, पेरेंट लायबल होगा। मेरा बच्चा कुछ कर दिया तो हम लायबल होंगे। लेकिन माइनर अगर कोई टॉर्ट करता है, कोई अगर क्रिमिनल डूइंग कर रहा है, क्रिमिनल केसेस कर रहा है, तब लायबल होगा क्या? तब लायबल होगा, तब पनिशेबल होगा। क्लियर है? नाउ सर नेक्स्ट में आइए, अनसाउंड माइंड क्या है सर? तो पहला बात तो सर, कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने के लिए कैपेसिटी क्या होना चाहिए? वो मेजर होना चाहिए, साउंड पर्सन होना चाहिए और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। क्लियर है? माइनर वाला क्लियर है? माइनर होगा तो नहीं होगा। दूसरा अनसाउंड माइंड। अब पागल किसको बोलेंगे? है ना, अनसाउंड का मतलब कौन? जो बह रहा है वो नहीं। अनसाउंड का मतलब पागल, साउंड का मतलब सूझबूझ सही रखने वाला, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होना चाहिए वो डिसीजन ले सके। क्या ले सके? तो यहां पर अनसाउंड माइंड किसको किसको बोलते हैं? देखिए, लूनाटिक,
लूनाटिक किसको बोलते हैं? पागल पागल, हाँ इडियट। इडियट इडियट मतलब दिमाग थोड़ा, सब कुछ सही है वैसा पागल हापट नहीं है, लेकिन दिमाग थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पाए, उसको दैट्स कॉल्ड इडियट बोलते हैं। ठीक है, अब इडियट का डेफिनेशन ऐसा नॉर्मल मत जाइए, किसी को इडियट बोले जिसका दिमाग कम चलता है वो इडियट हो गया, मतलब कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, शादी नहीं होगा उसका, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है सर? ड्रंकन एंड इंटॉक्सिकेटेड। ड्रंकन एंड इंटॉक्सिकेटेड, यस, पियक्कड़ एंड नशेड़ी। तो इन लोग अनसाउंड पर्सन है क्या है सर? तो इन लोग के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन चीज समझिएगा, पागल भी दो कैटेगरी का पागल है ना। एक पूरा पागल थोड़ा देर के लिए सही रहता है, और एक थोड़ा देर के लिए पागलपंती गिरी होता है, बाकी टाइम सही रहता है ना। शराबी भी दो तरह का, एक नॉर्मल पर्सन भी जैसा अपने लोग रहते हैं, अब वो शराब पिया हुआ नशे की हालत में, तो उस वक्त वो डिसीजन लेने के मूड में नहीं है, राइट, उसका माइंड डिसीजन नहीं ले पाएगा, तो उस वक्त उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो या तो पागल या तो शराबी। अगर पागल सही कंडीशन में है, साउंड कंडीशन में है, तो उस वक्त उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो किए वो मेरा लायबल होगा, वो मेरा वायबल होगा, वैलिड होगा। लेकिन अगर पागल पागलपंती का हालत में, शराबी अगर नशे की हालत में है, ठीक है, तो उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा वैलिड नहीं। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अनसाउंड पर्सन। तो अनसाउंड पर्सन में याद रखिएगा, अगर साउंड पर्सन है तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनसाउंड पर्सन अगर रहेगा, सिचुएशंस पे रहेगा, तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। यही चीज आपको जानना है यहाँ पे। आइए नीचे पे, आइए नीचे पे पढ़िए सर। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मिला, क्या क्या है सर? लूनाटिक, लूनाटिक, इडियट, ड्रंकन एंड इंटॉक्सिकेटेड। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड माइंड। यूजुअली, यूजुअली मतलब ज्यादातर, ठीक है, बट ओकेशनली साउंड माइंड। यूजुअली मतलब ज्यादातर, ज्यादातर पागल रहता है, कभी कदार सही होता है। तो अब यहां लॉ क्या बोला? कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है व्हेन इज ऑफ साउंड, जब सही रहेगा तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। साउंड मैन में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जब उससे कुछ गड़बड़ किया बोले केस 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 होगा, बोल केस रहे चलेगा, हैं केस चलेगा, केस होगा। नेक्स्ट में आइए, सिमिलरली अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अ साउंड माइंड, ज्यादातर सही रहता है, कभी कभी ओकेशनली ऑफ अनसाउंड माइंड रहता है। तो क्या लिखा? मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड। तो इन शॉर्ट में अगर अनसाउंड माइंड का पोजीशंस में तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। नशे की हालत में कुछ लोग क्या करते हैं ना सर, अब सैटरडे संडे या फिर सैटरडे वगैरह नशे में रहते हैं, कुछ लोग का रहता है नॉर्मल रहता है, 9 से लेके 6:30 बजे तक मिलिए, 7 बजे मिलिए, काम कर रहा है, सही कर रहा है। अब उसके बाद बेटा नहीं, कुछ लोग के बारे में आ गए दारू फारू एकदम पुड़ाया हुआ नशे से में, तो ऑब्वियसली अगर आप सुबह से लेके 7 बजे तक का जो कॉन्ट्रैक्ट किए विच इज वैलिड, और 7:30 बजे से लेके 10:30 बजे के टाइम में अगर जो करोगे वो क्या होगा? इनवैलिड होगा, उस टाइम नशे की हालत में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। प्रूफ कैसे करेंगे वो अनदर थिंग है सर, वो अनदर लॉ में है। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ इंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अ पर्सन मस्ट बी साउंड माइंड। तो याद रहेगा पागल के कैटेगरी का, तो अगर कोई पागल है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ठीक है सर, इसमें और है, और भी इसमें याद रखिएगा, डिलीरियस पर्सन, अ पर्सन डिलीरियस फ्रॉम फीवर, ठीक है, जिसका सिचुएशन सही नहीं है, समझ रहे हैं, जिसका नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एग्रीमेंट। हिप्नोटाइज पर्सन, ये भी इंटर नहीं कर सकता। मेंटल डीके, जिसका दिमागी संतुलन खराब हो गया ड्यू टू ओल्ड एज, पुअर हेल्थ, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और लूनाटिक इज नॉट परमानेंटली ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, तो ये परमानेंट बेसिस पे नहीं है, अगर साउंड मतलब समझ रहे ना, सोच बोझ, आप सही है नहीं है, डिसीजन ले सकता है अदरवाइज नहीं हो। अब ये डिसीजन लेने का सिचुएशन में है या नहीं है, इसको प्रूफ करने के लिए अगर बोलिएगा तो वो अनदर लेवल, प्रूफ करने के लिए अगर बोलिएगा तो फिर वो अनदर लेवल होगा।
है ना। नाउ सर थर्ड वाला हमारा क्या था, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। रिमेंबर 3 पॉइंट था, साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए और डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अब यहां पर अपने लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, ठीक है। अ पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, तो सबसे पहले सर है एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब, एलियन का मतलब जादू और एनिमी का मतलब पाकिस्तान। आई ना हुआ, एलियन का मतलब बाहर से जो लोग आया, जादू हो गया, अवेंजर में थॉर हो गया, है ना। थॉर फॉर इन लोग जो हो गया, ये लोग क्या हो गया, एलियन हो गया। एनिमी मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, चाइना, चाइना, ये सब क्या है, एनिमी हो गया। ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। एलियन एनिमी का मतलब इन लोग नहीं होता है। एलियन एनिमी का मतलब बेसिकली ये आ रहा है, एलियन एनिमी का मतलब ये होता है ना कि एग्जैक्टली अ कंट्री विच हैज डिक्लेयर वॉर विद अनदर कंट्री, जिसके साथ वॉर डिक्लेयर हो गया। जैसा यूएस इराक के साथ वॉर डिक्लेयर किया था, रिमेंबर। तो नाउ इराक और यूएस एक दूसरे के लिए एनिमीज कंट्री। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जितना भी, अगर सपोज इंडिया और चाइना पे वॉर हुआ, जो कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन कोलेटरल डैमेज और ये सब ह्यूज होने वाला, ठीक है। तो ये देखो वॉर क्या है ना, बहुत डिफिकल्ट है। अगर वॉर का मतलब नहीं समझ में आता है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर थोड़ा बहुत रीड कर लोगे तो समझ में आएगा कितना इम्पैक्ट होता है। पॉलिटिशियन कभी नहीं मरता है, रिच पीपल कभी नहीं मरता है, जाएंगे अपने लोग, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बम गिर गया, खत्म। अब यहीं पढ़ रहा है, पता चला ऊपर में पढ़ा रहे थे लोग, अचानक से अरे बैकग्राउंड चेंज हो गया, नहीं समझा, यहाँ पढ़ा रहे हैं, अचानक बम गिरा, मर गए। अब पढ़ाते पढ़ाते अचानक देख रहे भैया बैकग्राउंड चेंज हो गया है, सीन अलग ना कर रहा है, अलग बातचीत हो रहा है, अलग हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो वो होगा, तो एलियन एनिमी का मतलब क्या होता है सर, जो हमारा वॉर करने पे हो गया। सपोज इंडिया और चाइना के साथ में वॉर होता है ना, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, आपको लगता है कि ब्लड लॉस होता है, राइट। ब्लड वगैरह तो डायरेक्ट ब्लड लॉस तो होता ही है, वो तो है, लेकिन उससे ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है। क्यों, इसका ये रीजन होता है कि अगर इंडिया और चाइना, मतलब कि चाइना पे अगर वॉर डिक्लेयर हो गया, इसका मतलब ये होता है कि इंडिया जितना भी ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, जो भी इंडियन पे है, और चाइनीज में जो भी लोग हैं, आपस में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, ऑल ओवर इंडिया बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट किया है और जितना भी उन लोग का पैसा वगैरह है, जितना भी ये नहीं है, जैसे वॉर डिक्लेयर होगा इमीडिएटली वो सब का सब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इससे क्या इंपैक्ट होगा, अपने लोग पूरे डिपेंड किस पे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट, टॉयज हो गया, मेडिसिन सेक्टर हो गया, आईटी वगैरह, मोबाइल वगैरह, सब पूरे डिपेंड किस में है, चाइनीज में। अगर अगर हमारा वॉर डिक्लेयर होता है, देन हु विल लूज मोर, वी आर, बिकॉज मतलब दे आर डोमिनेटिंग अस, राइट। लोग एक्सपोर्ट करके डोमिनेट कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, तो फाइनेंशियल लॉस सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, इंडियंस को। और एक चीज याद रखिएगा, आप पता कर लीजिए मार्केट में, चाइनीज कैन नेवर डील इन क्रेडिट, क्रेडिट में डील नहीं करता है, वो ऑलवेज इसमें डील करता है। तो आपको अगर कोई सामान मंगाना है तो पहले पैसा देना होगा। अब इमेजिन करो, इतना सारा लोगों का पैसा चल गया, सामान डिलीवर करने में टाइम लगता है, तो उन लोग तो पैसा मिल गया तभी उन लोग गुड छोड़ता है, तो उन लोग तो ऑलवेज प्लस पोजीशन में। अब वॉर डिक्लेयर हो गया तो पैसा किसका डूबेगा, समझ में आया। तो आपको लॉस दिखता है कि चाइनीज इतना स्ट्रांग है, ये है वो है, अपने लोग कर नहीं सकते हैं सर, उसके पास भी न्यूक्लियर, अपने पास भी न्यूक्लियर है। मामला वो नहीं है, मामला इस चीज का है, मामला फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। क्लियर हो गया। तो एलियन एनिमी का वर्ड याद रखेंगे। दूसरा है सर फॉरेन सोवेरेन, इसको समझिए। फॉरेन सोवेरेन, यहां पर आप फॉरेन सोवेरेन पे लिख सकते हो पर्सन फ्रॉम फॉरेन एम्बेसी, पर्सन फ्रॉम फॉरेन एम्बेसी। एम्बेसी पता है आपको, एम्बेसी है ना, जिस तरह से इंडिया में आपको पता है सर यूएस एम्बेसी है, यूके एम्बेसी है, इवन पाकिस्तान एम्बेसी आपको पता है ना। उस तरह से हमारा इंडियन एम्बेसी हर एक कंट्री में है ना। इन लोग का बेसिक काम क्या है, इन लोग का बेसिक काम क्या बताइए, इन लोग का वर्क क्या है। जो हमारे इंडियन बाहर में अगर जाते हैं यूएस में, तो जो वीजा अप्रूवल का प्रोसेस आता है वो कहाँ से आता है,
इंडियन एम्बेसी से आता है। अपने लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, वहाँ से अप्रूवल होता है, वहाँ की गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी वहाँ अप्रूव करवाती है, फिर वो वीज़ा अप्रूवल यहाँ पे फॉरवर्ड होता है, राइट। हाँ, आप आ सकते हैं। तो हमारा इंतज़ाम किया जाता है यूएस में जाने के लिए इंडियन एम्बेसी। और एज ए इंडियन अपने लोग यूएस में घूमने के लिए गए, कुछ भी किया, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम होता है कोई भी लॉ वगैरह का अगेंस्ट में कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो फर्स्ट कॉल कहाँ जाएगा? वहाँ का यूएस ऑफिसर को, नहीं, कहाँ पे जाएंगे? इंडियन एम्बेसी। सेम उस तरह से इंडिया में भी एम्बेसीज रहते हैं, ठीक है, और ज्यादातर जो लोग रहते हैं ऑफ देयर ओन, यूएस के ही लोग इंडिया में यहाँ पे एम्बेसी में बैठे रहते हैं, राइट। तो वहां जो एम्बेसी के जो पर्सन है ना, उनको फॉरेन सोवेरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरेन सोवेरेन बोलते हैं। दे कैन नॉट इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। उन लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपना एम्बेसी को कंट्रोल करने के लिए। उन लोग का बेसिक मकसद क्या है? टू प्रोटेक्ट देयर यूएस सिटीजन हु आर स्टेइंग विजिटिंग इन इंडिया। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सेम हर एक एम्बेसी का, बाहर में आप देखते होंगे इंडियन एम्बेसी वगैरह रहता है, क्यों रहता है हर एक कंट्री में? बिकॉज अपने लोग विजिट करते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, तो प्रोटेक्शन करने के लिए, अपने देश को लोग को प्रोटेक्शन करने के लिए एम्बेसीज बनाए। क्लियर है? नो, आप सोचिए कि इंडिया में फॉरेन एम्बेसी है और जितने भी लोग हैं सब फॉरेनर है ना, सब वहां के लोग हैं। अब वहां के लोग एम्बेसीज को आ रहे हैं चलाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। अब यहाँ आके बेटा प्रॉपर्टी खरीद रहा है, यहाँ आके शादी कर रहा है, नहीं समझे? जो नॉर्मल जैसे अपने लोग रह रहे हैं वैसे रह रहा है, पॉसिबल नहीं है। आपको पता है दैट्स कॉल्ड इंडियन सिटीजनशिप का एक राइट है। क्या है? सिटीजनशिप का राइट है हमारा। आप लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, कहीं पर विजिट कर सकते हैं फ्रीली वगैरह, ये सारा चीज है। ये सारा सिटीजनशिप, इंडिया में पैदा होने का सिटीजनशिप का राइट हमें मिला है। अगर यही अपने लोग अब जैसा कि बांग्लादेश से कोई इंडिया में आ जाता है ना इन करके, जैसे कि बहुत सारे इश्यूज हो रहा है सीएनआरसी में, तो बेसिक यहाँ पर किसका प्रॉब्लम है? सिटीजनशिप का है। जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट होकर आ रहा है, जिनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं है, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? दे कैन नॉट फ्रीली इंजॉय ऑल द बेनिफिट दैट वी आर एंजॉयिंग इन इंडिया। नहीं है, एजुकेशन नहीं मिल सकता उनको, स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो इंडियन सिटीजन नहीं है, इमिग्रेंट है। इमिग्रेंट भी होने में प्रॉब्लम है। इमिग्रेंट अगर आप होते हैं तो वहां का कंट्री, जैसा कि आपको पता हो सीरिया वगैरह बहुत सारे लोग से सब यूएस में, जो काफी पैसे वाला था, नहीं था, कंट्री बर्बाद हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, रहने नहीं सकता, तो वो पैसे वाले लोग सब कहाँ शिफ्ट हो गए? अदर कंट्री में हो गए। दे आर नॉन एज इमिग्रेंट। तो इमिग्रेंट होने के लिए पैसा देना पड़ा उन लोग को, वेल सेटल है, कंट्री के लिए क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। अच्छा खासा पैसा वाला मेरे कंट्री में आएगा तो बिजनेस सेटअप करेगा, तो कंट्री क्या होगा? ग्रो होगा। तो उन लोग को इमिग्रेंट फैसिलिटी दिया जाता है, और उन लोग को कुछ राइट दिया जाता है, कुछ राइट नहीं देते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह खरीद नहीं सकते, ये खरीद नहीं सकते हैं, देर आर सर्टेन लिमिट, 5 साल 10 साल कुछ टाइम के बाद में फिर उन लोगों को वो सब राइट दिया जाता है। तो हर एक कंट्री का ये राइट होता है सिटीजनशिप का। क्लियर है? तो कोई भी फॉरेन एम्बेसी आके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी जैसे अपने लोग खरीद सकते हैं वो सब नहीं खरीद सकते, इसलिए क्या है? वो डिसक्वालिफाइड है। क्या है वो? याद रहेगा। नेक्स्ट में सर कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट क्या है? कॉन्विक्ट क्या है सर? कॉन्विक्ट क्या है? जो जेल वगैरह खट रहा है, जो जेल वगैरह में है, जो सजा काट रहा है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इस चीज को काट दीजिए, कॉर्पोरेशन एंड कंपनी सर बताइए। नाउ नेक्स्ट पे लिखे इंसॉल्वेंट। क्या है सर? इंसॉल्वेंट। नाउ इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया? इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया? इंसॉल्वेंट का मतलब है ना, पूरा कंगाल हो गया, जिसका लायबिलिटी एसेट से ज्यादा हो गया, तो वो भी हमारा डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है। आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लास्ट क्लास में बोले थे ना, आप इंसॉल्वेंट का माथा में सर्टिफिकेट लेके आए, कोर्ट से लेकर आए इंसॉल्वेंट है हम, तो नुकसान क्या होगा? आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लीगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये नुकसान है। क्लियर है? तो उसको अपने लोग इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो एक बार देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पे। तो बॉडी कॉर्पोरेट में यहाँ पर क्या है सर? कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इज डिटरमाइंड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज। कौन सा क्लॉज? ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब ये क्या है सर? कंपनी कुछ भी काम करता है ना, तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्लॉज है, यहां पर ब्रैकेट में लिखे एओए। एओए, ठीक है। कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, आप कंपनी लॉ में पढ़ोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी जितना भी एक्टिविटीज करेगी, कर सकती है, वो सारी एक्टिविटीज सब कुछ कहाँ मेंशन होता है? एओए में मेंशन। क्लियर है? एओए में मेंशन किया हुआ है तब वो काम कर सकते हैं, अगर एओए में मेंशन नहीं किया हुआ तो काम आप नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट
नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक। नाउ नेक्स्ट में सर एलियन एनिमी अपने लोग पढ़ चुके हैं, याद रहेगा। उसके बाद में कॉन्विक्ट, इंसॉल्वेंट, ठीक है, फॉरेन सोवेरियन, डिप्लोमेटिक स्टाफ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन कंट्री, ये लोग भी कांटेक्ट में इंटर नहीं कर सकता। उस तरह से अपने लोग यहां से जाते हैं इंडियन एम्बेसी में, दूसरे दूसरी जगह में रहते हैं, वहां पर भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड बोला है थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर एक वर्ड है सर, थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू और अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। अब यहां पर क्या है सर, कॉन्ट्रैक्ट दो जन के दरमियान में हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो एक दूसरे को वो लोग आपस में शू कर सकते हैं। शू का मतलब कोर्ट में क्लेम कर सकता है। थर्ड पार्टी कर सकता है क्या? थर्ड पार्टी नहीं करेगा। वही चीज बोला कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, वो मेरा क्लेम नहीं कर सकता, डैमेज क्लेम थर्ड पार्टी नहीं करेगा, क्लियर है। और अदर पार्टी जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में है वो एक दूसरे को शू कर सकता है, राइट। इस प्रिंसिपल को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल याद रखना है, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है कैन शू अपॉन ईच अदर। थर्ड पार्टी और स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट शू द पार्टीज हु हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल ये वाला पढ़ लीजिएगा, आप लोग को समझ में ये वाला एग्जाम्पल से आ जाएगा। नेक्स्ट पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी, ये जरूरत नहीं है ना। इसी में एक हेडिंग में लिखेगा पर्दा नशी वुमेन, पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ पे लिखिए पर्दा नशी वुमेन। पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ जो था ना ऊपर में यहाँ पे, यहीं पे लिखिए पर्दा नशी वुमेन, पर्दा नशी वुमेन, ठीक है। ये लिखने के बाद में इसको काट दीजिएगा, ये अब नहीं रहा। ये पर्दा नशी वुमेन क्या था, ये पहले के टाइम में थी। बहुत सारे पहले के टाइम में मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स जो फैमिलीज थे जिनका रिलीजियस बिलीफ मतलब काफी अलग लेवल का है, तो दे वेर नॉट अलाउड, है ना, टू गो आउट देयर वुमेन टू पब्लिक। वो पब्लिक में अपने अपने जो मतलब बेटी हैं बीवी वगैरह हैं उन लोगों को पब्लिकली एज अ जो नॉर्मल जो रहते हैं, जो नॉर्मल आपका जो लेडी है जो नॉर्मल काम कर सकते हैं राइट, वो उन लोग को अलाउ नहीं करते हैं। आपको पता होना है ना, घर पे रहो, नकाब में रहो, कोई भी आए जाए देखे नहीं, घर से बाहर जाएंगे तो किसी के साथ जाएंगे, राइट। तो दे वेर इनकेबल, तो गवर्नमेंट इन लोग को हटा दिया, इन लोग को बोला डिसक्वालिफाइड, इन लोग इंटर नहीं कर सकते विदाउट अ परमिशन, विदाउट अ पेरेंट्स और गाइडर के बिहाफ में ये लोग नहीं कर सकते। क्यों? तो गवर्नमेंट का यहाँ पर पार्शलिटी क्या था, मोटिव ये था ना कि दे आर इनकम्पिटेंट, उनको बाहरी दुनिया वगैरह के बारे में आइडिया नहीं है। तो अगर कॉन्टैक्ट इंटर करेंगे तो दे माइट गेट्स ऑफेंडेड, राइट। उन लोग को कुछ गलत इस्तेमाल कर सकता है, यूज कर सकता है, राइट। उनका पैसा वगैरह डूब सकता है। तो इसलिए उनको बचाने के लिए क्या किया गया, पर्दा नशी वुमेन को भी यहाँ पे पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ में डाला गया। लेकिन अब आज के टाइम में ड्यू टू इंटरनेट एंड ऑल दोस थिंग्स के वजह से ऑल पीपल आर स्मार्ट, तो अब उस लेवल के पर्दा नशी वुमेन अब नहीं रहा, ठीक है। इट डजंट मीन कि जो लोग नकाब पहने वो पर्दा नशी वुमेन है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मैं पहले की सोच के बारे में बात कर रहा हूँ, अपीयरेंस मैटर नहीं करता, मैं क्या बता रहा हूँ, सोच के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। तो अब ये मेरा हट गया, अभी ऑलमोस्ट है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई भी मुस्लिम वुमेन ऐसी है कि जो मतलब एकदम राइट, ऐसा तो नहीं कि वर्ल्डली नॉलेज एकदम है ही नहीं है, मैंने तो नहीं देखा है। माइट भी चांसेस कि एक दो शायद घर में मेरे को मिल जाए, ठीक है। तो ये सारा चीज है सर, इसको अपने लोग कैपेसिटी टू कॉन्टैक्ट में बोलते हैं, क्लियर है। तो ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, क्या हाँ दूसरा चैप्टर है? ये कंप्लीट हो गया सर, ठीक है। टॉपिक है